हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ संदीप राजभर और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग चीज़ के बारे में बात करें, ना कि कंप्लायंस के ऊपर बात करने वाला हूँ। आज जैसे आपका फाइनेंशियल एंड हो रहा है, बेसिकली आज 27 मार्च 2024 है, तो हार्डली मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन के अंदर आपका फाइनेंशियल क्लोज हो जाने वाला है, राइट। तो आपको क्या क्या चीज़ का प्रिपरेशन कर लेना है ये फाइनेंशियल एंड होने से पहले, सो दैट आप इसका बेनिफिट उठा सको नेक्स्ट ईयर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हो, ये बेसिकली ये वीडियो किनके लिए बेनिफिट करेगा? अगर आपकी खुद की कंपनी है तो आपके लिए बेनिफिट कर सकता है। अगर आपका कोई फॉर्म है, आपकी कोई ऑलरेडी आप कहीं बिजनेस ओन करते हो, कोई फॉर्म ओन चला रहे हो, तो वहाँ पे आप कंसल्ट करने के रूप में भी यूज़ कर पाओगे। मेरे को जहाँ तक उम्मीद है, ज़्यादातर जिसका खुद का कंपनी है वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। खैर, अगर आपका खुद का कंपनी है बॉस, फाइनेंशियल क्लोज हो रहा है, आपके जितने परचेज थे 1 अप्रैल 2023 से लेकर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, इस ड्यूरेशन के जितने परचेज, जितने सेल, छोटी कंपनियां कभी भी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाती, बिकॉज रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस, बुक्स मेंटेन का कॉस्ट उनका बहुत हेवी आता है। अब ऑन एन एवरेज मिनिमम भी अगर मैं बुक्स मेंटेन का बोलूँ तो 6,000 पड़ता है महीने का। 6,000 में पूरा बुक्स आपका ए टू जेड आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है ना। तो पॉइंट इज कि बॉस, अगर आप कंप्लायंस, आपका मतलब बिजनेस इनकम जीरो पे चल रहा है या फिर बहुत कम रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है, तो आप किसी और को पे नहीं कर सकते हो सिर्फ आपका बुक्स मेंटेन करने के लिए। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? सबसे पहले अपना परचेज एंड सेल बिल पूरा प्रॉपर रखिए। अगर आपका जीएसटी है तो फिर आप जितना सेल बिल आपका प्रॉपर हुआ है वो सारा मैच करके रख लो बॉस, क्योंकि वो आपका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, आपका पूरा बैंक स्टेटमेंट जितना होता है वो आपका रेडी रख लेना है। जो ट्रांजेक्शन आपने किया हुआ है परचेस का, जो ट्रांजेक्शन आपका पिकअप पार्टी से पैसा आया हुआ है, आराम से बैंक स्टेटमेंट लीजिए। कब कौन से डेट में परचेस किया है, किसके लिए क्या पेमेंट किया है, एक्सेल शीट को बैठ के मेंटेन कर लीजिए कि ये आपका ये आपका पूरा क्या बोलते हैं उसको, बैंक स्टेटमेंट है। इस बैंक स्टेटमेंट में इस डेट पे मैंने परचेस किया, इनवॉइस निकाली है, इस टाइम पे पेमेंट किया है, ये चीज़ इस पार्टी से परचेस किया हुआ है, ये चीज़ इस पार्टी से सेल किया हुआ है। सिंपल सा परचेस, सेल एंड आपका बाकी क्या एक्सपेंसेस हुआ है, इसको आप एक्सेल में आराम से कन्वर्ट करिए, क्या क्या है आपका उसके हिसाब से डालिए। ये जो है ये फर्स्ट स्टेप है। आप अपना बुक्स प्रिपेयर नहीं करवा रहे हो तो आप अपना रिकॉर्ड्स तो मेंटेन रखो। ठीक है, बिकॉज अगर आप रिकॉर्ड नहीं मेंटेन रखोगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपके बिजनेस का स्टेटस क्या, आपने कमाया नहीं कमाया, प्रॉफिट क्या था, कुछ कर भी पाया आपकी कंपनी ने कि नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को क्लियर रखने के लिए सबसे पहला काम ये करो। नेक्स्ट, आपका जो भी ऑडिटर है उसको आप अप्रैल के स्टार्टिंग में, हार्डली 15 अप्रैल तक आप अप्रोच करो कि भाई देखो साल खत्म हो गया है, मेरे कंपनी का सारा आप ऑडिट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कुछ है खास है नहीं, आपको बस ऑडिटर रिपोर्ट एंड साइन करना है, बाकी तो बेसिक चीज़ ही है। आप देखो 10 दिन के अंदर मेरे को साइन करके ऑडिटर रिपोर्ट दे दो। ठीक है, आपको सिंपल सा ऑडिटेड रिपोर्ट ले लेना है विद इन 10 डेज। वो आपको आराम से स्टार्टिंग के अप्रैल में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है किसी के ऊपर, कोई भी दे देगा आप, जो भी आपका सीए फॉर्म होगा। विद बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ दिस अप्रैल 2024 आपको आपका ऑडिटेड बैलेंस शीट मिल जाएगा, ऑडिटर रिपोर्ट मिल जाएगा एंड शायद डायरेक्टर रिपोर्ट भी आपका ऑडिट फॉर्म आपको दे दे, सीए फॉर्म जो भी है, या फिर हो सके आप खुद बना लो, वो भी जो भी है। ठीक है, ड्राफ्ट में अटैच कर दूंगा साइट के ऊपर, वहाँ से आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो। तो आपका डायरेक्टर रिपोर्ट तक रेडी हो चुका है। नेक्स्ट क्या होगा? अब नेक्स्ट, अब आप अप्रोच करो मई मंथ में कि भाई मेरा फाइलिंग कंप्लीट करो। फाइलिंग इन द सेंस AOC4, MGT7, अगर ADT1 रिक्वायर्ड है तो, DPT3 रिक्वायर्ड है तो ये आप फाइलिंग करवा लो। सारा फाइलिंग आपका, जो भी फाइलिंग करवाना है आपको, हार्डली मई जून से पहले अपना सारा फाइलिंग कर लो। अगर आपके बिजनेस में ज़्यादा इनकम, ज़्यादा ट्रांजेक्शन, ज़्यादा कुछ भी नहीं है तो, अगर आपका बिजनेस में बहुत ज़्यादा इनकम है, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, तो फिर वो ऑटोमेटिक खींच के जून जुलाई अगस्त आएगा, वो उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। छोटी कंपनियों के ऊपर प्रेशर कोई नहीं देता है, फोकस कोई नहीं करता है, और ये क्या होता है ना, डिले होते होते लास्ट सितंबर तक जाता है। सितंबर जाने के बाद किसी फर्म के पास इतना टाइम नहीं रहता है बॉस कि वो मतलब जो कम पेमेंट करिए। देखो आपके हिसाब से, आप अगर किसी फर्म को 15,000 रुपये दे रहे हो तो आपके हिसाब से वो बहुत बड़ा अमाउंट दे रहे हैं आप, राइट। वो आपको लगता है कि यार मैंने तो 15,000 रुपये दिए थे, मैंने तो 12,000 दिए थे, किसी मैंने 20,000 दिए थे। आपके हिसाब से वो 20,000 रुपया बड़ा चीज़ हो सकता है, बट उस फर्म के लिए उस कैटेगरी के कितने क्लाइंट्स है उस पर मैटर करता है। ठीक है, अगर उस फर्म के पास उस 20,000 के रेंज में 10 क्लाइंट है तो वो आपको उतना ही इक्वल ट्रीट करेगा जितना वो बाकी क्लाइंट को देता है। हो सकता है उस फर्म के पास ऑब्वियसली 50,000 वाले भी क्लाइंट हो, जो फर्म उसको जो कंपनी है उसको 50,000 पे कर रही है, वैसी उसके पास ज़्यादा क्वांटिटी है, ज़्यादा नंबर्स है, तो वो आपके ऊपर सुपर मतलब फुल फोकस होकर काम नहीं करेगा। वो आपके ऊपर उतना ही फोकस करेगा जितना आपको, आपके हिसाब से भले वो पैसा ज़्यादा है लेकिन उसके हिसाब से वो पैसा बहुत कम है।
ठीक है, ये बात का आप ध्यान रखना। तो नेक्स्ट टाइम ये मत बोलना कि यार, मतलब लिटरली मेरे को कॉल आता है कि भैया यार सुनिए ना, मेरा सीए फर्म जो है ना, मेरे को कॉल करता हूँ तो उठाता नहीं है। भाई नहीं उठाएगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारा टाइम हर एक कॉल अटेंड कर सके। तो इफ़ यू वांट कि आपको वो ऑन कॉल एकदम हर वक्त अवेलेबल रहो, तो आपको उसके लिए अलग कंसल्टेंसी फ़ी पे करनी पड़ती है, तभी जाके वो शायद आपको कॉल का रिस्पॉन्स करे और सारा कॉल का रिस्पॉन्स करे। आप अगर हमारा भी गूगल फॉर्म भरते हो तो वी ऑल्सो ट्राई टू कनेक्ट, बट हमारे कनेक्शन में भी 24 घंटे का टाइम जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उधर फॉर्म फिलअप करोगे इधर तुरंत मैं कॉल कर दूंगा, दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, आपके एंड से भी कभी कॉल आएगा तो मैं तुरंत फ़ोन उठा लूँ, दिस इज इम्पॉसिबल। शायद कुछ कुछ टाइम पे बहुत लोग का कॉल उठ जाता है, बहुत लोग का नहीं उठता है, तो जिनका नहीं उठता 24 घंटे 48 घंटे के अंदर कॉल जाता है उनको। ठीक है, कुछ लोग का शायद कॉल जाता भी नहीं है, बहुत जिसका बेसिक क्वेश्चन आता है लाइक यार ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता, तो शायद उनका कॉल मैं भी नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक लिस्ट आपको शायद शेयर कर दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट दे दूंगा आपको क्या क्या कंप्लायंस कंप्लीट करवा लेने हैं विद इन। आपको सितंबर से पहले ये सारा कुछ करवा लेना। मैं सितंबर का ड्यू डेट मानता ही नहीं, मैं मान के चलता हूँ जो मेरे क्लाइंट्स है और जो आप, यू गाइज आर माई क्लाइंट। ठीक है, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हो, तुम सब लोग मेरा फैमिली पार्ट हो। ठीक है, सो तुम सभी के लिए मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ कि अपना बुक्स जून से पहले कंप्लीट करवा लो। जून बहुत डिले किया आपका फॉर्म, जुलाई से पहले अपना सारा कंप्लायंस A to Z कंप्लीट करके बैठ जाओ। उसके बाद आपको जो करना है करो ना रे भाई, कौन रोक रहा है, लेकिन आप नॉन कंप्लायंस के लिस्ट में तो मत घुसो, क्योंकि पेनल्टी बहुत हैवी आता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो होती है, आप अगर प्लान कर रहे हो फंड लेने के लिए, इन फ्यूचर इन्वेस्टर से फंड उठाना चाहते हो, सो इन दैट सिनेरियो बैलेंस शीट में आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है। बैलेंस शीट में ट्राई करिए कि आप डेट ज़्यादा ना हो आपके। ठीक है, फिनेंशियल क्लोज होने वाला है, आपके जितने डेट्स हो रहे हैं आप उसको रीपे करने की कोशिश करो। ठीक है, बिफोर 31 मार्च आप क्या करो, आपके बैलेंस शीट में आपने जितना उधारी बाकी लिया है, खुद का डायरेक्टर का भी अगर डेट बनता है तो एक बार को उसको पे कर दो, कंपनी को पे कर दो। ठीक है, 1 अप्रैल को वापस से कंपनी मतलब वापस से पैसे डाल देना, बट 31 से पहले आप क्या करो, 30 तारीख या 31 तारीख को सारा पैसा चुका दो, डेट को घटा दो अपना बैलेंस शीट से। ये सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, बिफोर 31 मार्च 2024 आपको अपने बैलेंस शीट का मैक्सिमम डेट पे कर देना है। पे करो, वापस पैसा निकाल लेना 1 अप्रैल को। ठीक है, आपके एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल आप क्या दिखा पाओगे, आपका बैलेंस शीट की क्लीन हो गया, हमने अपना सारा डेट क्लियर कर दिया है। तो ये क्यों काम में आता है, ये तब काम में आता है जब भी आप बैंक लोन के लिए जाते हो ना, तो आपको बैंक बोलता है यार आपके बैलेंस शीट में तो बहुत सारा डेट पड़ा हुआ है, देखिए अनसिक्योर्ड इतना है, सिक्योर्ड इतना है, ये इतना है, वो इतना है, आपको हम कैसे लोन दे दें, कैसे हम सैंक्शन करें। आप किसी इन्वेस्टर्स के पास भी पहुंचोगे ना, तो वो देख के बोलेगा यार आप तुम्हारे पास तो बहुत सारा ऑलरेडी कर्जा पड़ा हुआ है, मैं कैसे दे दूँ आगे तुमको पैसा। तो ये चीज़ ना हो सके आपके लिए, तो सबसे पहला क्या करो, डेट को हटाओ अपने बैलेंस शीट से। ठीक है, नेक्स्ट अपने बैलेंस शीट के अंदर कोई भी उटपटांग एक्सपेंसेस मत डालो। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर मतलब आप सीधा कंसल्टेंसी का एक्सपेंस डाल दे रहे हो 10 लाख रुपया, आपका कंपनी का टोटल इनकम हुआ है 12 लाख रुपया, अब 10 लाख रुपया एक्सपेंसेस में डाल दिए एक जगह पे। इस तरीके से उसको क्या बोलते हैं, डिवाइड मत करो, स्पेसिफिक रखो। जिस चीज़ का आप प्लान करो उसके अकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक रखो कि भाई हमने सैलरी इतनी दी है, एक बार में आप सैलरी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साल भर आपने सैलरी नहीं ली है, आप एक बार में सैलरी उठा रहे हो, प्रॉब्लम नहीं है, चल सकता है। ठीक है, बट द पॉइंट एक बात याद रखना, सैलरी के ऊपर टीडीएस का प्रोविजन आता है, अगर आप सैलरी उठाते हो तो आपका टीडीएस कटना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आप बोलते हो सैलरी नहीं ले रहा हूँ, प्रोफेशनल फीस ले रहा हूँ, अगर आपकी कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो मेक श्योर जीएसटी वक्त प्रोफेशनल सर्विस में कंपनी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करती है। तो इन दोनों सिनारियो में आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना है, अदरवाइज आपका रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ट्राई करो, जो भी आप एमएसएमई के साथ जितना भी डीलिंग करते हैं उसके साथ अगर आपका कोई भी ड्यू है वो 45 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वो ट्राई करो कि उसको आप पे करके हटा दो, बैलेंस शीट से एकदम ज़ीरो कर दो। शायद आपको अपने फ्रेंड से उधार मांगना पड़े, किसी रिलेटिव से उधार मांगना पड़े, मांग लो, लो, बोलो भाई 4 दिन का बात है, 4 दिन बाद तेरे को वापस पैसे कर दूंगा, वापस से उठा के जो भी अरेंज करना है ये करो। आपको अपना बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। हर कंपनी जब जितनी भी कंपनी है ना, आप चाहे लिस्टेड कंपनी का बैलेंस उठा लो, अनलिस्टेड का उठा लो, प्रॉपर जिनका बैलेंस शीट बनता है बेसिकली उनका बैलेंस शीट आप चेक करो ना, वो अपने एंड ऑफ द क्वार्टर बोलो, ईयर बोलो, मंथ बोलो, जो भी बोलो, वो क्या करते हैं ना, अपना डेट को घटाते हैं, लाइबिलिटी को कम करते हैं, जस्ट घटाएंगे उसके नेक्स्ट मंथ का जो या फिर नेक्स्ट क्वार्टर जो भी रहेगा वहाँ पे वो ग्रो करेगा, चलता है। ठीक है, क्योंकि वो कोई चेक नहीं करने जा रहा है। अब वो चेक कब होगा, जब नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड आएगा।
नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड से पहले फिर उसको कम कर देंगे पे करके। तो बीच में बजट बहुत यूज रहता है और लास्ट में क्या होता है ना, वो पे करके सेटल कर देते हैं लोग। तो इससे क्या होता है, बैलेंस शीट स्ट्रांग दिखता है आपका। ठीक है, ये टेक्निक हमेशा यूज करना अगर आप फंडिंग का प्लान करो। अगर आप खुद के बिजनेस, खुद के पैसे से बिजनेस चलाना है, कोई फंडिंग के लिए नहीं जाना है, कोई इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए, कोई गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे मैं करेगा कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, आपका जैसे बिजनेस चलता है वैसे चला लो। ठीक है, आई होप आपका जो बैलेंस शीट से रिलेटेड, आपका क्लोजर से रिलेटेड जो पॉइंट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट इज, अगर आप बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोग क्लोज करना चाहते हो, तो बिजनेस क्लोज करने के लिए स्ट्राइक ऑफ में अगर आपको जाना है तो कम से कम 2 साल तक आपके कंपनी के बिजनेस का नील ट्रांजेक्शन होना चाहिए, नील, जीरो। तब जाके आप प्रोसीड कर सकते हो कि मेरे को बिजनेस क्लोज करना है, अदरवाइज आप प्रोसीड ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, जो मैं समझाना चाहता था सारा पॉइंट क्लियर है। स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बचता है जो आपका कंपनी के फिनेंशियल से रिलेटेड है, आपके कंपनी की कंप्लायंस से रिलेटेड है, इंडिया का हो फॉरेन का हो, दैट डजंट मैटर, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है ग्रुप के अंदर। ठीक है, और भी जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो सब कुछ प्रोवाइडेड है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाता है, आप उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट कर लो। ठीक है, आई होप सारा कुछ क्लियर हो गया हो, फिर भी बाकी रहेगा तो माफ़ कर देना भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।